नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं आपके साथ निशा राय। आज पूरे विश्व भर में वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जा रहा है। आज 29 अक्टूबर है और ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आपको बता दें कि इस घातक बीमारी में लोगों को जागरूक करना एक मकसद है और इसी को लेकर के आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है। और इसी बीमारी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए, ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संजय कुमार जी। डॉक्टर, आपको बता दें कि सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन है और डायरेक्टर ऑफ न्यूरो साइंस भी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है और लोगों को इससे बचाव कैसे करना चाहिए? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक जैसे आप आम भाषा में लोग स्ट्रोक वर्ड जानते हैं तो लोगों को लगता है स्ट्रोक का मतलब हार्ट का स्ट्रोक, हृदय का। लेकिन ये जो आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे जो बनाया जा रहा है ये ब्रेन स्ट्रोक के लिए है और ब्रेन स्ट्रोक के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। इसको आम भाषा में लोग लकवा बोल देते हैं और दैट्स इट, कब ख़त्म हो जाती है। लेकिन आज के दिन को इम्पोर्टेंस पूरे वर्ल्ड में इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ आज के तारीख में ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है और ये डेथ है। इसके अलावा जिन लोगों को स्ट्रोक होता है और वो सर्वाइव कर जाते हैं, कितनी बड़ी पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन डिसेबिलिटी हो जाती है, परिवार पे उनका डिपेंडेंसी बढ़ जाती है और हेल्थ का कॉस्ट बढ़ जाता है। तो बेसिकली अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए और बचाव के लिए, ताकि ब्रेन स्ट्रोक कम से कम हो, इसके लिए दिवस मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसको अगर पहचानना हो, इस बीमारी को, तो इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? लक्षण दो प्रकार के होते हैं क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रेन का स्ट्रोक है ये दो प्रकार का होता है। मेडिकली दो प्रकार का होता है, लोगों को एक ही प्रकार दिखता है। एक होता है जो कि आप जानते हैं कि ब्रेन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ब्लड सप्लाई। ब्रेन को ब्लड जानी चाहिए। थोड़ी देर के लिए ब्लड अगर नहीं गई किसी कारण से, चाहे बीपी लो हो गई, चाहे आप कुछ लोग देखते हैं उल्टा ऐसा सिर नीचे हो गया, जिस किसी कारण से, तो वो चक्कर आने लगती है या बेहोशी छा जाती है, तो ब्लड चाहिए ब्रेन को। दूसरा है ब्रेन को सरवाइव करने के लिए, बचने के लिए, या ब्रेन का खाना ग्लूकोज है। अगर ग्लूकोज कम हो गई तो आप देखते होंगे बहुत लोग जो लो शुगर वाले होते हैं उनको बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो ये जो मैंने पहली बात बताई कि ब्लड फ्लो, रक्त का प्रवाह, ये उचित मात्रा में, उचित समय में ब्रेन के सारे भागों में जानी चाहिए। अगर ये नहीं गई किसी भी एक भाग में तो उस भाग का जो फंक्शन होता है वो अफेक्टेड हो जाता है और वही सिम्टम के रूप में सामने आती है। तो नली बहुत सारे, करोड़ों नली है, ऐसा मान के चलिए, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती। कोई मोटी धमनी होती है, फिर उसके ब्रांच ऐसे करते हुए दूर दूर तक बहुत ऐसे बारीक ब्लड वेसल्स हैं जो कि आपके बाल के बराबर होते हैं, उसकी डायमीटर इतनी पतली होती है। देखा यह गया है कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है, हार्ट में किसी प्रकार की कोई अगर प्रॉब्लम आ गई और हार्ट की पंपिंग गड़बड़ हो गई तो ब्लड जो है वहाँ से ठीक से नहीं जाती है, या फिर खून अगर गाढ़ा हो गया तो उसकी रक्त की प्रवाह कम हो जाती है। तो बड़े नली में तो रक्त निकल जाएगी, बट जहाँ लास्ट में छोटी नली है वहाँ पे ये जो इसकी जो फ्लो कम हो जा रही है, जो प्रवाह कम हो जा रही है, वहाँ पे खून का थक्का हो जाता है। अब ये खून का थक्का धीरे धीरे आगे जाएगा और जहाँ पे उसके आगे नहीं जा पाएगा वहाँ रुक जाएगा। तो ये रक्त की जो नलियाँ हैं उसको अवरुद्ध कर देती हैं और जिस जिस एरिया में ब्लड सप्लाई बंद हो गई, जैसे बंद हुई उस समय उस एरिया का सिम्टम्स आना शुरू हो जाएगा। अगर मान ली पिछले भाग में है तो रोशनी में दिक्कत आएगी, अगर बोलने वाली जगह पे है तो बोलने में लड़खड़ाहट आएगी, अगर ऐसी जगह पे जहाँ से हाथ पैर चलती है तो वहाँ पे दिक्कत आएगी। तो ये डिपेंड करता है कि ब्लड फ्लो कम हो रहा है। दूसरी चीज़ होती है जो कि उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया जिस किसी वजह से हो और खून की नली वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाती। जैसे पानी की पाइप में अगर आप प्रेशर ज़्यादा डालोगे तो पाइप फट जाती है, उसी तरह ब्रेन में जो भी वेसल्स हैं वो फट जाती है। ये जो ब्रेन की वेसल्स फट जाती है, इससे वहाँ पे एक क्लॉट फॉर्म हो जाता है। अमूमन लोग बोलते हैं ना ब्रेन में क्लॉट हो गई,
ब्रेन हैमरेज एक अलग चीज़ है और खून की नली में क्लॉटिंग अलग चीज़ है। ये जो खून की नली में ब्लड का फ्लो कम जाना, ये करीब 85% लोगों में यही देखा जाता है। और जैसे आपने पूछा, इसकी रिलेशन में आपको बता दूं लक्षण के बारे में, ये धीरे धीरे ब्लड सप्लाई बंद होती है तो सिम्टम्स भी धीरे धीरे आते हैं। लेकिन दूसरी वाली जो है, अगर नली फट गई, ये बॉम्ब ब्लास्ट की तरह होता है, तो वो अचानक आएगा। और अगर कोई चीज़ अचानक आया है तो उसकी सीवियरिटी भी ज़्यादा है, उससे नुकसान भी ज़्यादा है और उसके लक्षण भी तुरंत आते हैं। ये 15% लोगों को होता है खून, मतलब ब्रेन हैमरेज 15% लोगों को होता है। तो एक को इन्फार्क्ट बोलते हैं, दूसरे को हैमरेज बोलते हैं। ये दो प्रकार की चीज़ है, इसको लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। जी, और आपने बताया कि किस तरीके से, क्यों, क्या वजह है इसके पीछे कि ये होता है ब्रेन स्ट्रोक, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? जी हाँ, यही जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो जैसे मैंने बताया कि खून का गाढ़ा हो जाना, तो किन किन चीज़ों से खून गाढ़ा हो जाता है, एक तो पहले वहाँ पे आएगी। तो अब अभी सबसे ज़्यादा मैं आपको एक बताऊँ, ये हैरत अंगेज करने वाली ये जानकारी है कि भारतवर्ष पूरे विश्व में डायबिटीज़ का कैपिटल हो चला है और ब्लड प्रेशर हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। जो रिस्क फैक्टर्स हैं, स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे हैं, उसमें सबसे कॉमन है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, एज, बढ़ती हुई उम्र और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ होना, डिसलिपिडीमिया हम बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, मोटापा, शराब का अत्यधिक सेवन करना, धूम्रपान। कुछ ऐसे फैमिली में जिसमें कि पहले हार्ट अटैक हो चुकी हो या ब्रेन अटैक हो चुकी हो, उसमें भी ऐसे पेशेंट्स में ये ज़्यादा होने की संभावना होती है। कुछ ऐसी बातें देखी गई है जैसे कुछ आनुवांशिक है, जैसे साउथ अफ्रीका है या ऐसे कुछ रेसेस हैं जिसमें कि अगर उस रेस में ये ज़्यादा पाई जाती है। बहुत बार अलग अलग देशों में देखा है तो महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है, या फिर जो गर्भ निरोधक गोलियां लेते हैं लोग, उसके कारण भी एक रिस्क फैक्टर हो जाती है। सो बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। बट कुछ ऐसे हैं जो उसको आप चेंज कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये बहुत कॉमन है जिसके कारण कि ब्रेन स्ट्रोक होता है। लेकिन अगर इन सभी चीज़ों का आप कंट्रोल में रखते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊं, अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, ये अपने आप में रिस्क फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर ये दोनों भी एक पेशेंट में हो और वो पेशेंट अगर उम्र दराज हो रहा हो या फिर उसके फैमिली में किसी प्रॉब्लम हुआ हो या फिर उनके मतलब उनकी वजन ज़्यादा हो, ये सारे रिस्क फैक्टर जब मिल जाते हैं तो एक तो समझिए कि ये पेट्रोल और आग की तरह काम करते हैं। इसमें चांसेस ब्रेन स्ट्रोक के होने के ज़्यादा हैं। जी, आपने कारण बताइए। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि एक उम्र क्या होती है? कहा जाता है कि एक ऐसा उम्र होता है जिसमें कि ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा होती है। ये आपने बहुत सही सवाल किया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पहले बढ़ती हुई उम्र को एक रिस्क फैक्टर माना जाता था, बट अब देखा गया है कि 30-35 साल के उम्र के लोगों को भी ब्रेन स्ट्रोक हो रही है। ये क्या कारण है? ये तनाव है, ये स्ट्रेस है, वर्क का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है और तमाम जो सामाजिक प्रेशर जिस किसी कारण से भी होता है, जो तनाव के रूप में स्ट्रेस में परिवर्तित हो जाती है। डिप्रेशन हो, एक यंग लोगों में डिप्रेशन देखा गया, तो ये कहना कि बढ़े हुए उम्र के लोगों को ही होगा ब्रेन स्ट्रोक, अब शायद ये सही नहीं है, क्योंकि अब हम लोगों को यंग एज के ब्लड प्रेशर और यंग एज के डायबिटीज़ को लोग ज़्यादा मिल रहे हैं और यंग एज में तनाव भी ज़्यादा है। जी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इसके लिए आहार विहार लिया जाए ताकि लोग स्वस्थ रह सकें और इस बीमारी से बच सकें? जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि लोग डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये दो चीज़ बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराएं। लोग बहुत पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में, हम लोग जब पूछते हैं उनको कि आपको ब्लड प्रेशर, नहीं कुछ पता नहीं है, यहीं आके पता चला है। अब किसी को भी ब्रेन स्ट्रोक अगर होगा, उसे पहले से अगर नहीं भी ब्लड प्रेशर होगा, मान लो सिर्फ डायबिटीज़ है और ब्रेन स्ट्रोक हो गया, लेकिन जब हॉस्पिटल में आएंगे तो
ब्रेन में किसी भी प्रकार के विकार आने के बाद हाई ब्लड प्रेशर तो हो ही जाएगा, क्योंकि ब्रेन के अंदर में ब्रेन के सेल्स डेड हो रहे हैं या ब्रेन के अंदर प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगी। सर आपको रोकना चाहूँगी, आपने कहा कि रेगुलर बेसिस पे चेकअप करवाते रहना चाहिए, तो इस दौरान लोगों के मन में सवाल ज़रूर होगा कि कितने कितने दिनों पे उन्हें चेकअप करवाने के आना चाहिए, एक हफ्ते में या महीने में? ये आपने सवाल जो पूछा ये बचाव की तरफ जाता है कि लोगों को करना क्या चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं बचाव पे आपको बाद में आता हूँ, बाद में बताऊँगा। पहले हम लोग स्ट्रोक जो भी है और जिसे अभी हम ब्रेन अटैक करते हैं, हार्ट अटैक सब जानते हैं, ब्रेन अटैक कोई नहीं जानता। ब्रेन अटैक सही शब्द है, इसे पूरे विश्व में प्रचलन में है। हमें भी अपने लोगों के बीच में ये ब्रेन अटैक वर्ड की प्रचलन इसलिए बढ़ानी है क्योंकि लोग ब्रेन अटैक को उतना महत्व नहीं दे पाते हैं। छाती में जब दर्द होती है, असहनीय दर्द होती है, तो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, तो हार्ट अटैक बोल देते हैं। लेकिन ब्रेन के जो लक्षण हैं, अगर हम सही समय पे इसका उचित इलाज नहीं करेंगे तो ये परमानेंट डैमेज के रूप में चली जाती है, चाहे एक साइड का पक्षाघात। तो हम आते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हैं, कैसे लोग घर में पहचानेंगे कि उसे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। एक आम सवाल है, तो अगर किसी को अचानक सिर दर्द हुआ, एक शब्द पे ध्यान दीजिए, अचानक, अचानक जोर से सिर दर्द हुआ, अचानक उल्टियाँ शुरू हो गई, अचानक मिर्गी के झटके आने शुरू हो गए, जिसे कन्वर्शन बोलते हैं, फिट बोलते हैं, सीजर्स बोलते हैं। अगर किसी को रोशनी में थोड़ी कमी आनी शुरू हो गई, अभी एकदम ठीक थे, अचानक उनका रोशनी कम हो रहा है, मतलब कुछ तो अचानक हुआ है। अचानक उन्हें बोलने में जबान में लड़खड़ाहट आ रही है, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, उनका मुंह टेढ़ा, अभी ठीक थे अचानक उनका मुंह टेढ़ा हो गया, या फिर उन्हें एक साइड में झिंझनी आ रही और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरी कमजोरी में चली गई, और एक साइड का हाथ और पैर में कमजोरी आते आते बढ़ते बढ़ते वो पूरी पैरालाइज हो जाती है। इसे पक्षाघात, हिंदी में स्ट्रोक को पक्षाघात बोलते हैं, मतलब एक पक्ष का आघात, पक्षाघात बोलते हैं। गांव में क्या बोलते हैं, या आम भाषा में लकवा हो गई, लकवा मार दिया, ऐसा। लेकिन लकवा एक आम भाषा है क्योंकि एक अंग के कमजोरी को ही लकवा बोलते हैं। लेकिन अगर मुंह टेढ़ा हो गया या रोशनी कमी हो गई, ये भी तो स्ट्रोक के लक्षण है, तो इसे लोग शायद लकवा नहीं बोलते हैं, बट ये ब्रेन स्ट्रोक के ही लक्षण है। तो उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट जो है बेहोशी की तरफ जाएंगे या अर्ध बेहोशी की तरफ जाएंगे, और धीरे धीरे जैसे ब्रेन की प्रेशर बढ़ेगी या ब्रेन में जहाँ ब्लड सप्लाई नहीं है वो ब्लड सेल्स डेड होंगे, तो ब्रेन के अंदर फिर प्रेशर बढ़ेगी, तो फिर बेहोशी की तरफ चले जाते हैं। ये सारे लक्षण एक हो या कॉम्बिनेशन में आते हो, आप समझ लीजिए, आप सतर्क हो जाए कि ये ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण हो सकती है। आपको नज़दीकी बड़े अस्पताल में जानी चाहिए जहाँ कम से कम सीटी स्कैन की व्यवस्था हो। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे न्यूरो के स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि टाइम इज़ ब्रेन। एक एक मिनट जो बीत रहा है वो आपको, आपके ब्रेन सेल्स को किल कर रहा है, और जो ब्रेन के सेल्स डेड हो गए, मर गए, या जो हार्ट के सेल्स, जैसे बोलते हैं ना, हार्ट के सेल्स मर गए तो वो वापस नहीं आते। तो ब्रेन के सेल्स, एक एक सेल को बचाना है, तो मतलब एक एक मिनट कीमती है। फिर से बोलूँगा, टाइम इज़ ब्रेन। अब घर में मान लो किसी को लक्षण 3 बजे रात को कुछ हुआ, तो लोग क्या करते हैं, सरसों का तेल तलवे में मालिश कर दो, ऐसी बातें करते हैं, या बोलेंगे सुबह तक देखते हैं, फिर सुबह किसी को फ़ोन करेंगे, फिर बोलेंगे काम करो जी, ज़रा ये कर लो वो कर लो। ऐसे में बहुत कीमती वक्त बर्बाद हो जाता है। इस समय अगर पेशेंट को इतना समय मिल रहा है, परिवार को इतना समय मिल रहा है, तो वो तो इस समय को यूटिलाइज करने के बदले ये टाइम बर्बाद हो गया। इमीडिएटली चेकअप होनी चाहिए कि स्ट्रोक तो नहीं है। अगर स्ट्रोक नहीं है तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो ये दिमाग में सस्पिशन आनी चाहिए कि ये स्ट्रोक हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा, जितना जल्दी हो सके कोई बड़े अस्पताल जहाँ सीटी स्कैन की व्यवस्था हो, और ख़ास करके अगर न्यूरो के स्पेशलिस्ट अवेलेबल हो, तो वो सबसे सही जगह है। सीटी स्कैन में बहुत बार नहीं आती है। एक बात, महत्वपूर्ण बात मुझे बताना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि ये दर्शकों को जानकारी भी होनी चाहिए कि ये जो इश्केमिक स्ट्रोक हमने बताया, जिसमें कि ब्लड सप्लाई
कम हो जाने के कारण थोड़ा सा ब्लड का एरिया, ब्रेन का एरिया ख़त्म हो रहा है, उस नली को खोलने के लिए एक विशेष प्रकार की इंजेक्शन आती है। और ये इंजेक्शन में शर्त ये है कि आपको 180 मिनट या 3 घंटे के अंदर ये इंजेक्शन उनके शरीर में चली जानी चाहिए। उससे जो नली जाम हो गई है वो खुल जाएगी। मैं आम भाषा में बताता हूँ, बेसिन में आपका बंद हो जाता है तो आप ड्रेनेक्स नाम की पाउडर डालते हैं, नली खुल जाती है। आप समझिए कि ये इंजेक्शन उस नली को खोल देता है। जैसे नली खुल गई, वापस ब्लड पहुंच गया ब्रेन में और ब्रेन नॉर्मल हो जाता है। ये जब ब्रेन नॉर्मल हो जाएगा तो पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, ये तो लाजमी है, लेकिन ये कीमती वक्त निकल जाता है। अब नया ये आया है कि 3 घंटे से बढ़ के 4.5 घंटे तक की नई टाइम फ्रेम आ गई है। तो आप समझिए कि जितना जल्दी वो इंजेक्शन मिले, ये नहीं कि 3 घंटे के अंदर मिलना है तो अब एकदम लास्ट 180 मिनट में अस्पताल पहुंचेंगे, ये नहीं। अगर जितना जल्दी पहुंचे, CT स्कैन किया, इसे बोलते हैं थ्रोम्बोलाइसिस प्रोग्राम। थ्रोम्बोलाइसिस प्रोग्राम रांची में बड़े अस्पतालों में उपलब्ध है, छोटे अस्पतालों में नहीं है। वो इंजेक्शन थोड़ी महंगी आती है, लेकिन आप समझिए कि जिसको ये इंजेक्शन मिल जाती है उसकी जान बच जाती है। और आज की तारीख में जान बचाना से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट को देना, ये उद्देश्य होनी चाहिए। इसीलिए वर्ल्ड स्ट्रोक डे ऑब्जर्व किया जाता है कि लोगों तक ये जानकारी जाए कि कैसे हम कम से कम ब्रेन को डैमेज को पहुंचाए। पहले तो बचाओ, दूसरा है लक्षण जल्दी पहचाने। लक्षण अगर पहचान लिए तो नज़दीक के अस्पताल में जल्दी जाएं। CT स्कैन या MRI, ये दोनों से स्ट्रोक का जानकारी हो जाती है। और दूसरी ब्लड टेस्ट होती है, जैसे डायबिटीज़ तो नहीं है, या जिसे हाई ब्लड प्रेशर होती है उसकी किडनी अफेक्ट हो जाती है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों है तो किडनी ज़्यादा अफेक्टेड रहती है, तो ब्लड टेस्ट होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल, ये जानना ज़रूरी है। ये सब करके और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छे बड़े अस्पताल में स्ट्रोक यूनिट होती है। ये अमूमन आपको सारे बड़े अस्पतालों में मिल जाएंगे। हमारे क्यूरेस्टा अस्पताल में भी ये व्यवस्था है। स्ट्रोक यूनिट है जिसमें कि न्यूरोसर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, ICU के डॉक्टर्स हैं, ICU के नर्सेज हैं, न्यूरो नर्सेज हैं, न्यूरो टेक्नीशियंस होते हैं। एक स्ट्रोक कोड अनाउंस की जाती है अगर कोई पेशेंट अस्पताल में आते हैं, और सब लोग अपने आप वहाँ पे आ जाते हैं अलर्ट के रूप में। और अगर ये हो गया कि नहीं इसे थ्रोम्बोलाइसिस नहीं देना है तो डी अलर्ट हो जाती है। ये व्यवस्था सारे अस्पतालों में होनी चाहिए, अच्छे अस्पतालों में ये है। जी बिल्कुल, आपने बताया कि किस तरीके से समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। कहा जाता है कि विश्व में हृदय रोगों के बाद इस बीमारी के वजह से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, और हर 40 सेकेंड में विश्व में ये ब्रेन स्ट्रोक का मामला सामने आता है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने तमाम जानकारियाँ दी, लेकिन बचाव के लिए क्या क्या कुछ करें, क्योंकि आपने कहा कि बचाव के बारे में बाद में जानकारी साझा करें। मैं बचाव के पहले ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इस पे आता हूँ। और आपने सही कहा, आपको मैं अगर डेटा दूँ तो हर एक मिनट में 3 लोगों को स्ट्रोक हो रहा है भारत में। हम भारत के परिप्रेक्ष्य में डेटा दें तो ज़्यादा अच्छा है। आप सोचिए कितनी भयावह, 1 मिनट में 3 लोगों को स्ट्रोक हो रहा है, और 1 लाख के पॉपुलेशन में 145 लोगों को स्ट्रोक हो रहा है। ये बहुत ही डराने वाली डेटा है। और एक चीज़ और बताऊं, अपने देश में पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है कि ब्रेन स्ट्रोक की जो डेटा है उसमें करीब 100% की वृद्धि हुई है, जबकि विदेशों में 42% की गिरावट आई है। तो ये वर्ल्ड ब्रेन स्ट्रोक वर्ल्ड के लिए कितनी प्रासंगिक है, बट मेरे को लगता है भारत देश के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि हमें चेतना होगा और हमें इस दिशा में कदम उठानी होगी। एक तो घर में लक्षण पहचाने और ट्रीटमेंट कराने जाएं, और जिस तरह से सरकार के तरफ से बहुत सारे पहले अंधापन निवारण कार्यक्रम, लेप्रोसी प्रोग्राम, ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम ऐसी होती थी, लेकिन मुझे लगता है कि आज के तारीख में ये जो मॉडर्न डिजीज़ेज़ हैं इसके ऊपर सरकार की ध्यान होनी चाहिए। और उसके लिए एक सजेशन मेरे तरफ से है, और मैं पूरे ईस्ट इंडिया का न्यूरो सोसाइटी का मैं अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट भी हूँ, और मैं दूसरे स्टेट्स में मैं काम भी करता रहता हूँ। हर एक सहिया को जो मल्टीपर्पज़ वर्कर गांव में जाते हैं उनको एक BP का मशीन, एक शुगर का मशीन देना चाहिए।
और वो अभी क्या आयरन की गोली देते हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है जहाँ। बट मेरे को लगता है कि जो लोग खास करके उम्रदराज लोग हैं या उन्हें पता ही नहीं है गाँव में बीपी मशीन क्या होती है, किसी ने उनकी शुगर चेक ही नहीं की, तो ये जो सहिया है, मल्टीपर्पज़ वर्कर है, ये गाँव में जाएँ और लोगों की रैंडमली ब्लड शुगर चेक करें, खास करके ऐसे लोगों को जिन्हें लगता है कि हो सकता है, और ब्लड प्रेशर चेक करें। हर एक पंचायत में बीपी और शुगर की मशीन होनी चाहिए, अगर गांव में किसी के घर में नहीं हो। शहरों में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हर एक घर में पहले थर्मोमीटर होता था, आज भी होता है, लेकिन अब जब मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीज़ ये सब आ गई हैं, कोलेस्ट्रॉल हो गया, मोटापा हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हर एक घर में बीपी की मशीन होनी चाहिए, शुगर की मशीन होनी चाहिए, ग्लूकोमीटर। और एक टिप के रूप में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बीपी की जो मशीन होती है, इसमें आप एक चीज़ ध्यान दें कि आपकी बैटरी सही होनी चाहिए। बहुत बार लोग बोलते हैं ना, सुना होगा आपने कि डॉक्टर साहब ये जो बीपी की मशीन है ये हमारा डिजिटल है, ये ठीक रिजल्ट नहीं देता है। सवाल ठीक और गलत कौन बता रहा है? ये तो क्लिनिक में जब आते हैं पेशेंट्स, तो वहाँ जब बीपी नापते हैं तो अमूमन बढ़ा रहता है, क्योंकि टेंशन में पता नहीं डॉक्टर क्या बोलने वाले हैं। तो ये तो मेरे क्लिनिक में जब पेशेंट्स आते हैं तो मैं बोलता हूँ यहाँ तो बीपी ले लिया, लेकिन ये बेसलाइन बीपी नहीं है। आप घर में जाओ, चार्ट बनाओ, जिन्हें बीपी की दवाई खानी पड़ रही है वो चार्ट बनाएंगे, सुबह शाम बनाए, जैसे डिपेंड करता है कि डॉक्टर क्या एडवाइस देते हैं। ये जब चार्ट बना के आप किसी भी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, उस डॉक्टर के लिए बहुत ही यूज़फुल है ये चार्ट। उनको ट्रेंड पता चलता है कि रात में दवाई देनी है कि सुबह दवाई देनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह ब्लड शुगर, डायबिटीज़ जिनको है, ब्लड शुगर का माप करना बहुत ज़रूरी है। चार्ट बनाइए, इससे फिर वो डिपेंड करेगा कि हम दवाइयाँ जो दे रहे हैं सुबह दें, रात दें, कब दें, इंजेक्शन दें, टैबलेट दें, ऐसा करके। तो डॉक्टर को हेल्प करने के लिए चार्ट बहुत ज़रूरी है। बल्कि हर एक डॉक्टर्स को भी अपने मरीजों को चार्ट देनी चाहिए, और नहीं तो आप घर में पेपर्स में लिख के ले लें। तो ये जो बीपी की मशीन में बता रहा था, बैटरी सही होनी चाहिए। और एक टिप ये है कि आप 3 बार बीपी नापें, और तीनों नाप के बीच में आप 30 सेकेंड्स का या 1 मिनट का गैप दे दीजिए। 3 बार नापें और इन तीनों का एवरेज कर लें। ऊपर वाले को जोड़ के 3 से भाग कर दें, नीचे वाले को जोड़ के 3 से भाग कर दें। ये जो रीडिंग आएगी, इस रीडिंग को आप नोट करिए। नहीं तो लोग क्या बोलते, पहला रीडिंग बहुत हाई आया, थर्ड रीडिंग बहुत लो आया, तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सी रीडिंग सही है, कौन सी रीडिंग गलत है। तो आप एवरेज कर लीजिए। अभी कुछ ऐसी मशीनें आ गई हैं, धीरे धीरे और आ रही है, और ख़ास करके आजकल नहीं कुछ समझ में आया तब ऑनलाइन से किसी अच्छी कंपनी की मंगा लो, वो खुद ब खुद 3 रीडिंग देते हैं और फाइनली एक रिपोर्ट आपको दे देती है कि ये आपकी रीडिंग है। अब ये जो भ्रांति है, ये जो सवाल है लोगों का कि सर ये रिपोर्ट ठीक नहीं आती है, डिजिटल मशीन है, आप बताओ। डॉक्टर के क्लिनिक में भी वही डिजिटल मशीन है आजकल है। वो मरकरी वाली जो मशीन आती थी दबाने वाली, धीरे धीरे प्रचलन के बाहर जा रही है, क्योंकि मरकरी को पूरे विश्व में अब डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, क्योंकि पॉइजनस है। और तो ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है, और अच्छे कंपनी की मशीन लेना इंपॉर्टेंट है। बैटरी आप चेक करते रहें, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आता हूँ ग्लूकोमीटर पे। ग्लूकोमीटर भी अच्छी कंपनी की हो, उसमें भी बैटरी नई होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और तीसरी बात, वो जो ग्लूकोज की जो स्ट्रिप होती है ना नापने वाली, वो बहुत, उसको चेक कर रहे, एक्सपायरी डेट की तो नहीं है, वो गलत रीडिंग देगी। और 2 तरह की मशीन आती है, एक कोड डालना पड़ता है, तो कोड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन अब बिना कोड वाले मशीन्स आ गए हैं, लाइफ इजी हो गई है। इसलिए शुगर के भी आप चार्ट लें और लोग बनाइए। ये बचाव बताया मैंने, और ये गवर्नमेंट के स्वास्थ्य के प्रोग्राम में ये ले आना चाहिए। नहीं तो भारतवर्ष डायबिटीज़ का कैपिटल है पूरे विश्व का। ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ये दोनों मिलके, और मोटापा भी है, हमारा खान पान भी ऐसा है, हमारे देश में तनाव भरपूर है। मतलब इन सारे चीज़ों का जो मिश्रण है, ये अपने आप में स्ट्रोक को जन्म दे रहा है, या जन्म देगा आगे चल के। सच मानिए तो हम एटम बम पे बैठे हैं, और अगर हम नहीं चेते तो हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ा स्वास्थ्य समस्या खड़ा होने वाला है। क्योंकि आप एक बात समझिए, किसी घर में एक व्यक्ति को स्ट्रोक हो गया, अब उस व्यक्ति को देखने के लिए एक व्यक्ति और चाहिए देखभाल करने के लिए।
अभी जॉइंट फैमिली ख़त्म हो रही है, न्यूक्लियर फैमिली आती जा रही है, अपार्टमेंट्स में लोग सिमटते जा रहे हैं। 2 व्यक्ति हैं घर में, एक को स्ट्रोक हो गया, कौन किसको देखेगा? अब ये समस्या आगे आने वाली है। हमारे देश में प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही है, जिन किसी कारणों से। सरकारी अस्पताल में भीड़ ज़्यादा है, प्राइवेट अस्पताल में कॉस्ट ज़्यादा है, ये सही बात है। अब हमें बीच का रास्ता ढूंढना होगा। तो स्ट्रोक के लिए जहाँ तक मुझे लगता है, ट्रीटमेंट पे मैं आने के पहले ये इस बात पे मैं जोर देना चाहता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ क्योर। हम बचाव की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, ये ज़्यादा हमारे देश के लिए ज़्यादा प्रासंगिक होगा, क्योंकि ट्रीटमेंट कॉस्टली है। तो स्ट्रोक ना हो वो इम्पॉर्टेंट है। और मैं कुछ बातें ट्रीटमेंट की तरफ बताना चाहूँगा कि जैसे लोगों ने पहचान लिया, लक्षण हुआ, डाउट हुआ अस्पताल में, कि डॉक्टर ने कहा 2 बात ही होगी कि एक कि आपके खून की नली ब्लॉक हो गई है और ब्लड सप्लाई बंद हो गई है। अब इसे चालू करने के आप 3 घंटे के बाद आए हो या 4.5 घंटे के बाद आए हो, तो अब वो विशेष प्रकार के इंजेक्शन अब नहीं दे सकते, थ्रोम्बोलाइसिस। लोगों को ये जागरूक करना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी अस्पताल जाए वो ये बोले कि मुझे थ्रोम्बोलाइसिस प्रोग्राम है क्या आपके पास, मुझे वो इंजेक्शन चाहिए जिससे कि ये क्लॉट हमारी खुल जाए नली से। ये लोगों को पूछना पड़ेगा अस्पतालों को, तो अस्पतालों को भी लगेगा कि हाँ मुझे ये फैसिलिटी रखनी चाहिए। ये एक हो गई। दूसरी है कि जब ये सब डॉक्टर ने कहा कि आपका 4.5 घंटे के आगे हो गया, या मैं जो देखता हूँ कि विभिन्न ज़िलों से आते हैं, 2-3 दिन 4 दिन बाद आते हैं, या पहले लोकल ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ दवाइयाँ दी गई, फिर यहाँ पे आए, तब तक बहुत समय निकल जाता है। अब आपके पास सपोर्टिव केयर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, हार्ट डिजीज़ जब होती है तो डॉक्टर जो हृदय चिकित्सक हैं वो खून पतला करने की दवाई देते हैं, इकोस्प्रिन और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। उसी तरह जो हार्ट की धमनियाँ ब्लॉक होती है, हार्ट ब्लॉकेज हो गया, ब्रेन की भी ब्लॉकेज है ये, वही उसी दवाई से ब्रेन की भी ब्लॉकेज खुलती है। लेकिन जो डैमेज हो गया ब्रेन के सेल्स, वो वापस नहीं आ रही, वो पहले ही 3 घंटे में आती। तो खून पतला करने की दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं और ये होल लाइफ खानी पड़ती है। दूसरी चीज़ होती है जो ब्रेन में हैमरेज हो गई, डॉक्टर कहेंगे कि आपको छोटी हैमरेज है, इसमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी बहुत बड़ा हैमरेज हो जाता है, बड़ा हेमाटोमा हो जाता है, ब्रेन के अंदर बहुत बड़ा क्लॉट फॉर्म हो जाता है। ये बड़ा क्लॉट जिसके कारण ब्रेन के अंदर प्रेशर डेवलप हो रही हो, ब्रेन जान का खतरा है, क्योंकि ब्रेन का मेन पार्ट ब्रेन स्टेम होता है, स्कल पूरा बंद रहता है, उसके अंदर में ब्रेन है। ये तो स्वेलिंग होने से ये तो बढ़ेगा नहीं, हड्डी को तोड़ के बाहर जाएगा नहीं, अंदर ही दबा देगा ब्रेन का मुख्य भाग को, जिसे ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो ऑपरेशन करके क्लॉट को निकाला जाता है। अगर बहुत बड़ा क्लॉट है, सूजन ज़्यादा है, तो स्कल का एक हड्डी एक तरफ बाहर निकाल देते हैं, जांघ में रख देते हैं या पेट में रखते हैं। दूसरी जो होती है, एक दूरबीन डालते हैं, एंडोस्कोपी, तो वो छोटे से चीरे से ब्रेन का क्लॉट निकाला जाता है। तीसरी चीज़ है स्टीरियोटैक्टिक, मतलब कंप्यूटर के द्वारा वहाँ पे एक पाइप डाली जाती है और वहाँ पे खून पतला करने का दवा दिया जाता है, और वो जो गाढ़ा थक्का है उसको पतला करके धीरे धीरे पाइप से बाहर आ जाती है। धीरे धीरे ये क्लॉट छोटा होते होते इतना छोटा हो जाता है कि सेफ जोन में चला जाता है, ब्रेन की प्रेशर कम हो जाती है। तो ये सब विभिन्न प्रकार की इलाज है। छोटे ब्रेन हैमरेज में, छोटे क्लॉट में अगर पेशेंट होश में है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट जो बड़ा क्लॉट है, अगर डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना है तो फिर करना है। एक और कंडीशन आती है, बहुत उम्र हो गया है, क्लॉट बहुत बड़ा है, खास करके बाएं साइड में है, जहाँ से कि ब्रेन का इम्पॉर्टेंट भाग बायां साइड होता है, वहाँ से बातचीत करते हैं, और बाएं साइड का क्लॉट में दाहिना हाथ पैर काम नहीं करता है। एज भी ज़्यादा, बहुत सारी बीमारियां हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के कारण स्ट्रोक हुआ, किडनी भी ख़राब रहती है, फिर लंग्स में निमोनिया है, हार्ट में प्रॉब्लम है। ऐसे कंडीशन में और ऑपरेशन अगर आप करते हैं वो भी रिस्की है, और ऑपरेशन करने के बाद भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है। फैमिली को पूरी जानकारी डॉक्टर्स को देनी चाहिए, डॉक्टर देते भी हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं हो रहे हैं, तो सोशली एक डिसेबिलिटी जो बोलते हैं, एक समाज के ऊपर एक बर्डन की तरह
हो जाते हैं। तो ये एक जुडिशियस डिसीजन होनी चाहिए फैमिली और डॉक्टर्स के बीच में कि किसको हम ऑपरेशन करें। इलाज का मकसद पेशेंट को बेहतर करना होता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि पेशेंट कोमा में चला जाए और पेशेंट फैमिली पे बर्डन हो जाए, ये नहीं होनी चाहिए। तो ये विभिन्न मैंने इलाज के तरीके आपको बताए। जी, आपने जो तमाम जानकारियाँ दी वो दर्शकों को बहुत ही पसंद आई होंगी, लेकिन एंड में आप दर्शकों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज जो हमने आपको पहले बताया कि बचाव के लिए जो आपने सवाल किया था, जो मैंने बोला था मैं लास्ट बताऊंगा, वो यही है कि आप रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करते रहे। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो बीपी का दवा नहीं खाता हूँ तो मैं क्यों चेक करूँ। कुछ अंतराल पे आप चेक करते रहे, खास करके आप यंग पेशेंट है मान लीजिए, उसको अब हर एक सिर दर्द ब्लड प्रेशर का कारण होगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हो तो सिर दर्द और चक्कर ये दोनों कॉमन कॉज हो जाते हैं। अच्छा नहीं लगना, सिर का भारीपन लगना, अब तो डिफ्रेंशिएट करना तो डॉक्टर्स करेंगे। तो मेरा एक लोगों से जागरूकता फैलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आप नियमित रूप से अपना ब्लड शुगर और बीपी चेक कराते रहें। अगर जिनको है उनके पास तो मशीन है, वो घर में कर लेंगे। जिन्हें नहीं है ये सारी प्रॉब्लम, तो उम्र बढ़ती रहती, साल में एक बार हेल्थ चेकअप करा लेनी चाहिए। और आजकल बहुत ब्लड टेस्ट करने के बहुत सारे कंपनीज आ गए हैं जो पैकेज में आपको करके दे रहे हैं। और इसके अलावे जो लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, साल में उसे इस हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा एक बार आपको वो पैकेज दिया जाता है कि आप इंश्योरेंस कराएं। मैं लोगों से बताना चाहता हूं कि ये आम लोगों को ये जानकारी इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रहे हैं कि उनको ये फैसिलिटी प्राप्त है। तो ये अपने इंश्योरेंस कंपनी से पूछें कि क्या मुझे हेल्थ चेकअप मिलेगी, तो उसको आप जाएं हॉस्पिटल में अवेल करिए। और तीसरी चीज़ है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये एक शब्द है, लेकिन ये करें कैसे। तो बार बार दो बीमारियों की तरफ तो मैंने इशारा किया ज़रूर, लेकिन इसके अलावे जैसे एक आप कुछ बुरी आदतें हैं तो उसमें आपको कंट्रोल करनी है, मोटापा को कंट्रोल करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है खान पान पे कंट्रोल करना। और जैसे बहुत लोग को मैं देखता हूँ जिम जाते हैं और उसके बाद वो डिहाइड्रेशन हो जाती है या नॉर्मल ढंग से पानी नहीं पी पाते हैं। ये जिम भी बहुत तरह के हैं, जहाँ बढ़िया है, स्टैंडर्ड की है, अच्छे ट्रेनर्स हैं। बहुत ऐसे हैं कि आपने इतना कर दिया और आप उसके बाद डिहाइड्रेशन में चले गए या फिर आप बहुत तरह के प्रॉब्लम्स में चले गए। तो सही जगह, सबसे बड़ी समस्या आज के तारीख में यही है कि सही जगह कौन सा है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। और जिन चीज़ों को आप नहीं रोक सकते हैं, बढ़ती हुई उम्र को, या आप जिस रेस को बिलोंग करते हैं या बाकी नहीं रोक सकते, फैमिली हिस्ट्री नहीं रोक सकते, बट बाकी चीज़ों को रोकना है। जिन्हें प्रॉब्लम्स है, अल्कोहल का एक्सेस सेवन करना, उसे रोकना होगा। डिटेक्ट जिसे हो गई कि इनको ब्रेन स्ट्रोक है, कोलेस्ट्रॉल को रेगुलर नापना होगा कि बढ़ने नहीं देना चाहिए। उसमें भी होता है कि भाई क्या खाएं क्या ना खाएं। तो जिनको जो जैसे डायबिटीज़ वाले को क्या खाना नहीं खाना, उनकी डॉक्टर्स उनको बताते हैं उसके बारे में। तो जो भी फैक्टर्स हैं ब्रेन स्ट्रोक होने के लिए, वैसे चीज़ों को आपको कंट्रोल करनी है, और जो नहीं है उस पर वॉच करनी है। ये दोनों काम भी करना होगा एक साथ में। और सबसे इम्पॉर्टेंट आज के तारीख में मेरा लास्ट मैसेज यही रहेगा, सारे हॉस्पिटल्स को एक स्ट्रोक यूनिट बनाना चाहिए और लोगों को अस्पताल में जाके ये पूछना चाहिए कि यहाँ पे स्ट्रोक का ट्रीटमेंट की, ब्रेन स्ट्रोक की ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। लोग डिमांड करेंगे तो हॉस्पिटल भी उसकी प्रोविज़न करेंगे। ये चीज़। दूसरी चीज़ है कि जहाँ भी न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं वहाँ पे थ्रोम्बोलाइसिस की प्रोग्राम होनी चाहिए, ताकि लोग ऐसे अस्पतालों में, आजकल बहुत सारे अस्पताल में न्यूरो स्पेशलिस्ट अवेलेबल हो गए हैं, तो वहाँ पे थ्रोम्बोलाइसिस की प्रोग्राम होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है कि वहाँ पे स्ट्रोक कोड या स्ट्रोक अलर्ट होनी चाहिए पूरे अस्पताल, क्योंकि आप एक मिनट जब इम्पॉर्टेंट है तो आपको एक सेल बचानी है। तो टीम वर्क में जहाँ काम होगी स्ट्रोक के लिए, वहीं पे स्ट्रोक के रिजल्ट्स अच्छे होंगे। तीसरी चीज़ है कि वहाँ पे जो ऑपरेशन करना या बाकी इलाज करना है, इन सब चीज़ की व्यवस्था तो चलो अस्पताल में है। इसके बाद जब घर जाते हैं लोग, तो न्यूरो रिहैबिलिटेशन एक शब्द है। आपने इलाज तो कर दिया, इलाज करके सिर्फ घर चले गए, यहाँ काम ख़त्म नहीं होता। स्ट्रोक के पेशेंट्स में यहाँ तो बहुत काम शुरू होता है।
क्योंकि उस पेशेंट को रेगुलर फिजियोथेरेपी करनी है, नहीं करेंगे हाथ टाइट हो जाएगी, हाथ में लहर जलन आती है, कंधे झूल जाते हैं, ज़रूर है। और जैसे मैं आपको बताऊं कि क्यूरेस्टा हॉस्पिटल में हम लोग शायद एक डेडिकेटेड न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर जल्द ही इस हिसाब से हम प्लान कर रहे हैं कि हम लोगों को दे पाएँ। और यहाँ पे न्यूरो साइंसेस के लिए जितने भी डिजीज़ेज़ हैं, खास करके स्ट्रोक के ऊपर पूरी व्यवस्था है। और हम लोग न्यूरो रिहैबिलिटेशन के ऊपर भी कुछ ऐसी लेटेस्ट चीज़ें, टेक्निक्स हैं जिनको हम समय के साथ में लोगों के सामने लेके आने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि स्ट्रोक के बारे में लोगों को जितनी जानकारी चाहिए, इसके अलावा मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप गूगल में जाते हैं, यूट्यूब में जाते हैं, वहाँ से अच्छी जानकारी को लें ताकि आप जागरूक हों, अपने परिवार को जागरूक करें, अपने समाज को जागरूक करें। तभी हम इस भयावह जो अभी स्थिति है इससे हम बचने की कोशिश करें। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, ट्रीटमेंट तो बाद में है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, जिसमें बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन है, बट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इस फिलॉसफी को लेकर हम चलें तो शायद हमारा ये लोगों के साथ जो ये संवाद है ये सार्थक होगा। जी बिल्कुल। तो क्यूरेस्टा हॉस्पिटल के डायरेक्टर ऑफ न्यूरो साइंसेज डॉक्टर संजय जी ने तमाम जानकारियाँ दी। उम्मीद है आप सभी दर्शकों को ये पसंद आई होगी और आप उसे फॉलो भी करेंगे जो इन्होंने बचाव के तरीके बताए हैं। और आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। और आप सभी दर्शकों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें।